अध्याय का नाम पर बात करें तो ईंटें, मटके तथा हस्तियाँ। इसके लिए हम लोग 2 क्लास किए थे। अभी आज हम लोगों का तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास में जो हम लोगों का टॉपिक है जिसका नाम है गृह स्थापत्य। हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि हड़प्पा हो या फिर मोहनजोदड़ो जो है उनका रहने का तरीका कैसा था, वो लोग किस किस पशुओं को पालते थे, किस प्रकार से खेती करते थे। दूसरा हम लोगों ने देखा कि उन लोगों के द्वारा जो है नालियों का निर्माण किस प्रकार से किया गया था। लेकिन अभी जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो होगा गृह स्थापत्य, मतलब उन लोगों का घर का बनावट किस प्रकार के थे, ठीक है, घरों में क्या क्या थे, उन सभी के बारे में आज हम लोगों को इसमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। देखिए मोहनजोदड़ो का यदि बात करें तो कल हम लोग ये भी पढ़े थे कि मोहनजोदड़ो का जो शहर था उसको 2 भागों में बांट दिया था। ठीक है, पहला जो था दुर्ग, मतलब जो ऊंचाई पर बना हुआ था, और दूसरा जो था वो था निचला शहर। ठीक है, निचला शहर। अब हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो दुर्ग था वो साइज में छोटा था लेकिन वो ऊंचाई पर बना हुआ था। दूसरा हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो निचला शहर जो कि साइज में बहुत बड़ा था लेकिन वो कहाँ पर बना हुआ था, नीचे बना हुआ था। ठीक है, हम लोगों ने ये भी देखा था कि दोनों ही जो है था वो दीवारों से घेरा गया था। इससे हम लोगों ने ये अनुमान लगाया था, हम लोगों ने नहीं, इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया था कि हो सकता है दोनों को अलग अलग करने के लिए ऐसा घेरा गया होगा। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो गृह स्थापत्य, जिसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर, मतलब ये जो निचला शहर था ये आवास के लिए था, मतलब लोग यहाँ पर रह सकते थे। ठीक है, लोगों को रहने के लिए जो है इसको बनाया गया था। आगे बताया जा रहा है इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिनके चारों ओर कमरे बने थे। कह रहा है कि घरों का यदि बात किया जाए, उसमें जो घर था उसमें एक आंगन होता था। आंगन मतलब बीच का वो भाग जो खाली जगह होता है जहाँ पर लोग गर्मियों में बैठते हैं या तो फिर ठंडे में कुछ सुखाने के लिए उपयोग करते हैं। तो हर एक घर में एक आंगन होता था और आंगन के चारों ओर जो था कमरा बना होता था। ठीक है, हर एक घर में लगभग इसी प्रकार का देखने को मिला है। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई जैसे गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। देखिए उस टाइम जो आंगन बनाया जाता था घर में, तो आंगन बनाने का उनका मुख्य उद्देश्य होता था कि वहाँ पर खाना बनाया जा सके, मतलब खाना पकाया जा सके। और दूसरा जो है कताई का काम करते थे। कताई का मतलब जो है वो लोग क्या करते थे, जो रुई वगैरह होते थे उसको मतलब घुमा घुमा करके वो कताई का काम करते थे, एक तरीके से सूता बनाने का काम करते थे, आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, जैसे गांधी जी चरखा चला करके काम करते थे ना कपड़ा बनाने का, कुछ उसी टाइप का। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि ऐसा खास तौर पर जो शुष्क मौसम में या गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर किया जाता था। साथ ही साथ कह रहा है यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं थी। देखिए यहाँ पर हम लोगों को यह भी बताने का प्रयास कर रहा है कि वे लोग जो थे कुछ एकांतता को ज़्यादा ध्यान देते थे। एकांतता मतलब अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते थे। और ये हम लोगों को सबूत मिलता है इससे कि वो लोग जो 2 मंजिला घर होते थे उनमें से पहला मंजिला जो नीचे वाला होता था वो नीचे वाला भाग में एक भी खिड़की नहीं पाया गया है, मतलब किसी भी घर में खिड़की नहीं है। अब खिड़की नहीं है तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद वो एक दूसरे के साथ या एक दूसरे अड़ोसी पड़ोसी के साथ वो बात वगैरह करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते होंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पर जैसे होता नहीं है कि औरत सब क्या करती है, बात करने के लिए या किसी दूसरे का चुगली करने के लिए ज़्यादातर खिड़की वगैरह जो होता है उधर से झांका झांकी स्टार्ट, और किसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता था। ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है, सही बात है। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है इसमें कि इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं किया जाता था। और यहाँ पर क्या आ रहा है कि घर जो होता था ना, घर के सामने वाला भाग देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, घर आप लोगों को दिख रहा है, मतलब घर का ये ऊपर का छत को गायब कर दिया। ठीक है, अब ऊपर का छत रहेगा तो सिर्फ छत दिखेगा ना, नीचे वाला भाग नहीं दिखेगा। इसी के कारण ऐसा दिखाया गया है कि आप लोग इसको देख करके आप लोग को लग रहा होगा कि कोई भूल भुलैया है, लेकिन ये भूल भुलैया नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए एक रास्ता, और रास्ते से जैसे आप अंदर घुसोगे देखोगे एक
इस प्रकार से जो है दीवार टाइप का बना दिया जाता था, ताकि बाहर से कोई भी आदमी पार होकर के जाए वो घर के सीधे अंदर को नहीं देख सकता था। ठीक है, वो दीवार को देखता था। अब दीवार को देखने के लिए तो आएगा नहीं कोई, है ना। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है, हाँ बहुत बड़ा बड़ा घर होता था उस टाइम। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना स्नानागार होता था, और हर एक घर, जितना भी घर था, हर एक घर का अपना अपना स्नानागार होता था, मतलब जिसको आप लोग बाथरूम कहते हो। ठीक है, हर एक घर का होता था। अभी तो उसके बाद फिर कुछ समय ऐसा आया कि बहुत बड़ा जो है बाथरूम में सब कोई नहाता था, जिसको हम लोग तालाब या तो कोई नदी कहते हैं ऐसे। ठीक है, हड़प्पा वासी लोग ऐसा नहीं करते थे। हाँ, हड़प्पा वासी लोगों के पास अपना अपना घरों में अपना अपना स्नानागार होता था। जहाँ अब जैसे कि आप लोगों को ये नहीं, आप लोगों को बताए थे कि हर एक घर में जो होता था अपना अपना कुआं भी होता था। ठीक है, अब कुआं का इस्तेमाल करता था वो पानी निकालने के लिए, और उसके बाद नहाने धोने के लिए जो भी काम हो करता था। ठीक है, अब धोने का मतलब हर चीज वही नहीं होता है। हाँ, धोने के लिए बहुत सारा चीज़ है। आगे हम लोगों को बताया जाए, जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल पर छत पर जाने हेतु बनाए गए सीढ़ियों के अवशेष मिले। बहुत सारा घर ऐसा है जिसमें जो है एक नीचे वाला मंजिला से दूसरे वाला मंजिला तक जाने के लिए या घर के छत तक जाने के लिए जो है सीढ़ी भी मिला है। अब सीढ़ी जब मिला है तो हम लोग ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है उस टाइम जो घर होते थे वो 2 मंजिला होते थे, इसी के कारण सीढ़ी बनाया होगा, है ना। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि कई आवासों में कुएं थे, जो अधिकांश एक ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जिसे बाहर से आया जा सकता था, और जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। देखिए, घर में जो कुआं होता था, कुआं को एक ऐसे जगह पर बनाया जाता था कि जहाँ पर यदि कोई बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई राहगीर मतलब जो चलता फिरता आदमी वहाँ पर आ सकता था, और वहाँ से क्या कर सकता था, उस कुआं का उपयोग कर सकता था। देखिए, जैसे कि आज भी अमीरी गरीबी वाला सिस्टम है, जो अमीर है उसके घर में सब कुछ सुविधा है, गरीबों के पास नहीं है। तो आप लोग गांव वगैरह में अभी भी देखे होंगे कि क्या होता है कि एक बहुत बड़ा कुआं होता है, उसी से सब कोई पानी लेने के लिए जाता है, पानी लेने के बाद फिर अपना घर जाता है। तो वहाँ पर भी सिस्टम कुछ उसी प्रकार का था कि जिसके घर में कुआं होता था उसके घर में कोई दूसरा भी व्यक्ति आकर के कुआं से पानी लेकर के जा सकता था। हाँ, लेकिन कुआं को कुछ ऐसे जगह पर बनाया जाता था जो क्या होता था, जिसका उपयोग सभी कर सकता था, और वो बाकी घर वालों को उससे उतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था। ठीक है, अभी जैसे होता नहीं है कि यदि किसी के घर में कुआं है और यदि उसके घर में पानी लेने के लिए जाओगे तो दूसरा आदमी क्या करता है, झांक झांक के देखता है कि आपके घर में क्या चल रहा है, होता है ना। हाँ, लेकिन वहाँ पर सिस्टम ही कुछ इस प्रकार था कि झांकने का कोई जगह ही नहीं होता था। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि विद्वानों के अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी, और विद्वानों ने ये अनुमान लगाया कि वहाँ पर कुआं की संख्या जो है कुल मिलाकर के 700 थी, मतलब 700 कुआं का साक्ष्य मिला है। ऐसा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया जाता है कि मोहनजोदड़ो में जब घरों की खुदाई हो रही थी उस समय कितने कुएं का अवशेष मिले हैं, तो 700 कुओं का अवशेष मिला है। ठीक है, अगला टॉपिक पर बात करते हैं जो कि है दुर्ग। ठीक है, दुर्ग से संबंधित हम लोगों का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक दुर्ग से संबंधित हम लोगों का 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको आप लोग ध्यान दोगे। इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि दुर्ग पर हमें ऐसे संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। देखिए, दुर्ग से हम लोगों को कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिसका उपयोग जो है एक सार्वजनिक रूप से किया जाता था। सार्वजनिक का मतलब होता है कि कुछ ऐसा चीज जिसका उपयोग सभी लोग कर सकते थे, तो उसको कहा जाता है सार्वजनिक रूप से उपयोग किया जाने वाला वस्तु। ठीक है, आगे हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना थी जिसमें ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष है, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे, और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। दुर्ग पर यदि बात करें तो दुर्ग पर 2 चीज़ मिला है। पहला तो एक बहुत ही बड़ा स्नानागार, ठीक है, स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल जिसको बोल सकते हो, एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल मिला है। और दूसरा जो था एक माल गोदाम था, और उस माल गोदाम का बात किया जाए तो नीचे का फर्श जो था
वो ईंटों का बना हुआ था, जिसके कारण वो बचा हुआ है। बाकी जितना भी बड़ा वो माल गोदाम था वो लकड़ी का बना हुआ था, जिसके कारण वो बहुत समय पहले ही क्या हो चुका था, नष्ट हो चुका था। ठीक है, अब बोलोगे सर लकड़ी वाला नष्ट क्यों हुआ था? तो नष्ट होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उसको जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो कीड़े मकोड़े ने उसको नष्ट कर दिया था। ठीक है, या तो फिर हो सकता है पानी के कारण जो है वो सड़ गया होगा। ठीक है, ऐसा हुआ होगा। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा है। यदि हम लोग उस विशाल स्नानागार का बात करें, उस बड़े से स्विमिंग पूल का यदि बात करें, तो उसको हम लोगों को बताया जा रहा है कि चारों तरफ से क्या हुआ था, गलियारे से घिरा हुआ था। गलियारे मतलब जैसे कि इसको समझाने का प्रयास करें तो जैसे कि मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा स्नानागार है, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। ठीक है, अब इसको चारों तरफ से जो है घेरा गया था, जो है दीवार बना करके एक गली टाइप का इसको बनाया गया था। ठीक है, गली टाइप का इसको बनाया गया था। कह रहे कि विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारे से घिरा है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। इसका यदि बात किया जाए तो हमारे यहाँ से जो होगा यह वाला हो जाएगा हम लोगों का पूर्वी, ये पश्चिमी, तो यहाँ उत्तरी हो जाएगा और यहाँ दक्षिणी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उन लोगों का यदि स्नानागार के हिसाब से देखिए तो इस दिशा में और इस दिशा में जो था सीढ़ी बना हुआ था। ठीक है, अब सीढ़ी किस लिए बना हुआ था? तो जैसे कि मान लेते हैं पानी ज़्यादा है तो यदि कूदना रहेगा तो आराम से कूद जाएगा, लेकिन उसको चढ़ना भी तो पड़ेगा ना। तो सीढ़ी इसीलिए बनाया गया था कि इससे चढ़ा जा सके या उतरा जा सके। उतरने के लिए या चढ़ने के लिए जो है वो सीढ़ी बनाया गया था ताकि जलाशय में आसानी से उतर सके। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पर कि जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग कर इसे जलबद्ध किया गया था। देखिए, जो ये जलाशय बनाया गया था ना, उसमें जितना भी ईंटा था उसको जोड़ा गया था, और जोड़ने के लिए जो है और उसको जलबद्ध बनाने के लिए, जलबद्ध का मतलब होता है उससे पानी ना निकल जाए, इसके लिए जो है एक गारे का इस्तेमाल किया गया था जिसको हम लोग जिप्सम कहते हैं। आगे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर तो हम लोगों को बताया जा रहा है कि इसके 3 और कक्ष बने हुए थे, जिसमें से एक में एक बड़ा कुआं था। उसमें क्या था कि कक्ष बना हुआ था। कक्ष मतलब कमरा टाइप का बना था। हाँ, आप लोगों को ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो दुर्ग में जो मिला है जलाशय, उस जलाशय में ईंटों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो जिप्सम के गारे का उपयोग किया जाता था। ठीक है, जब गारा बोलेगा इसका मतलब वो गला हुआ अवस्था में जब रहता है उस टाइम उसको गारा कहा जाता है। ठीक है, हम लोगों को बताया जा रहा है कि जो 3 और से कक्षा बने हुए थे या कक्ष बने हुए थे, कक्ष मतलब यहाँ पर होता है कमरा, तो 3 जो कक्ष बने हुए थे तो उसी के मतलब 3 और से बने हुए थे। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि ये मान लेते हैं कि स्विमिंग पूल है, इधर भी कक्ष बने हुए थे। कक्ष मतलब क्या होता है कि कमरा, इधर भी हो सकता है कक्ष बना हुआ था और इधर भी कक्ष बना हुआ था। हो सकता है कि एक तरफ नहीं बना हुआ था। अब एक तरफ नहीं बना हुआ था, इसका मतलब हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है लोगों के रहने के लिए या कुछ और काम करने के लिए जो है एक तरफ जो है खाली रखा गया था। इसी के साथ साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि उसमें से हम लोगों को बताया जा रहा है कि इनमें से एक में कुआं था और जो कक्ष बने हुए थे उनमें से हो सकता है इसमें जो है कुआं था। अब आप बोलोगे सर कुआं क्यों बनाया गया था? तो कुआं बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि अब जैसे कि पानी यहाँ पर है, अब पानी जब एक जगह रुका हुआ होता है तो वो खराब होता है। तो हो सकता है कि पानी को जब बहा दिया जाता था या निकाल दिया जाता था फिर उसको भरना जरूरी था, इसीलिए कुआं बनाया गया था ताकि कुआं का पानी को कहाँ भरा जा सके, फिर से जलाशय में भरा जा सके। ठीक है, इसीलिए जो है कुआं बनाया गया था। आगे हम लोगों को यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था और जलाशय को जो है वो जलाशय के किनारे जो है एक नाली भी बनाया गया था। और नाली इसीलिए बनाया गया था ताकि इस जलाशय का पानी को फिर से बहाया जा सके, मतलब उसको निकाला जा सके। ठीक है, हम लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि एक गलियारे के दोनों ओर 4 स्नान घर बनाए गए थे। एक स्नानागार अलग होता है, एक स्नान घर बोला जाता है। स्नान घर का मतलब होता है कि बाथरूम जिसको आप लोग बोलते हो। ठीक है, तो एक तरफ जो था 4 स्नान घर बनाया गया था, मतलब 4 ऐसे बाथरूम थे जिसका उपयोग जो है हो सकता है कि वस्त्र बदलने के लिए या तो फिर अलग कामों के लिए जो है किया जाता था। तो इस प्रकार बनाया गया था। ठीक है,
इसी के साथ साथ हम लोगों को बताया जा रहा है प्रत्येक स्नान घर से नालियाँ गलियारों के साथ बने एक नाले में मिलती थी। और स्नान घर में भी नालियाँ थी, जो कि एक वो जो नाली होती थी किनारे एक बड़ी नाली, उसके साथ इसको जोड़ा जाता था कि हो सकता है कि नहाने के लिए भी जब इसका इस्तेमाल किया जाता था इस पे पानी ना जम के रह जाए, इसी के कारण इसको नालियों के साथ जोड़ दिया जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि वो पानी सारा का सारा वहाँ से बह करके चली जाती थी। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इसके मिलने से ये बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। देखिए, हम लोगों को जो ये मिला है, इससे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि एक ही जगह पर जब इस प्रकार का मिला है सारा का सारा, तो हो सकता है कि इसका उपयोग किसी एक विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। कि हो सकता है कि वहाँ पर किसी प्रकार का अनुष्ठान होता था, अनुष्ठान मतलब किसी प्रकार का त्यौहार पर्व वगैरह होता था, जिस समय जो है इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, क्या किसी को दिक्कत इसमें नहीं है? तो चलिए अब अगला टॉपिक पर हम लोग आते हैं, वो है हम लोगों का कि सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। ठीक है, तो सामाजिक विभिन्नता कि समाज में किस प्रकार की विभिन्नता थी। अब आप लोग बोलोगे कि सर हड़प्पा सभ्यता जो उतने साल पुरानी है उसके बारे में हम लोगों को कुछ ना तो लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग जब उसको पढ़ ही नहीं पाए हैं तो हम लोग कैसे ये अनुमान लगा लेंगे कि उस टाइम जो है मतलब लोगों में विभिन्नता थी। विभिन्नता मतलब होता है कि लोगों में असमानताएं थी। हम लोग किस प्रकार मानेंगे कि ऐसा थी? कुछ तो कारण होगा। अब कुछ ऐसा सबूत हम लोगों को मिला है, ठीक है, जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ उस टाइम भी समाज में विभिन्नताएं थी। जैसे कि सबसे पहले शवाधान के बारे में बताया जा रहा है। शवाधान का मतलब होता है कि जहाँ पर लाशों को, ठीक है, लाश मतलब तो समझ रहे हो ना, डेड बॉडी जिसको बोलते हो, उसको दफनाने के लिए जिस जगह का उपयोग किया जाता था उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर हम लोगों को यह बताया जा रहा है कि पुरातत्वविद ये जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नता थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद जो है ये जानना चाहते थे कि वास्तव में उस समय भी ऐसी क्या विभिन्नताएं थी लोगों में, क्या समाज में कुछ विभिन्नताएं थी या कुछ संस्कृति में विभिन्नताएं थी। इस चीज़ को जानने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे चीज़ों का प्रयोग किया। ठीक है, कि वास्तव में जो है लोग किस प्रकार का चीज़ों का उपयोग करते थे, या तो फिर किस प्रकार के मतलब चीज़ों को दफनाया करते थे, हर चीज़ों का। तो उसमें से है कुछ हम लोगों को बताया जा रहा है कि इन्हीं वीडियो में से एक शवाधान का अध्ययन है, और इन्हीं सब चीज़ों में से एक है शवाधान का अध्ययन। शवाधान मतलब कब्र जिसको बोल सकते हैं आप लोग बहुत अच्छे लैंग्वेज में। ठीक है, कब्र का वे लोग अध्ययन कर रहे थे। तो कब्र का अध्ययन कर रहे थे तो क्या उसमें से कुछ मिला होगा? हड्डी वगैरह तो मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो हम लोग सुनते ना मिस्र में जैसे पिरामिड वगैरह में मम्मी सब निकलती थी, मम्मी मतलब ये माँ वाला नहीं है। ठीक है ना, मम्मी हाँ मतलब कुछ ऐसा शरीर, मतलब लोगों का मरा हुआ है वैसा शरीर जिसमें कुछ लेप लगा करके उसको पट्टी से बांध दिया जाता था ताकि उसका शरीर खराब ना हो। और ऐसा करने के पीछे कारण यह था कि मिस्र के जो लोग थे उन लोगों का मानना था कि भविष्य में हमारे पास कोई ऐसा तकनीक आएगी जिससे हम इसे पुनर्जीवित कर सकेंगे। ठीक है, और इसी के कारण ऐसा किया करते थे वो लोग। लेकिन वास्तव में मरे हुए लोगों को जीवित करना लगभग क्या असंभव ही है, और इसी के कारण वो वैसे ही रह गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि इन्हीं वीडियो में से एक शवाधान का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों जिसमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे से परिचित है। आप लोग तो मिस्र में पिरामिड जो मिला है उसके बारे में आप लोग परिचित भी है ना? परिचित मतलब आपको थोड़ा बहुत जान, हाँ आप लोग उसको कार्टून में देखने को मिला होगा। अच्छा, वैसे जाने का मौका मिलेगा तो जा करके देखोगे। ठीक है ना, वैसे कार्टून में जैसे होता है उससे लगभग अलग ही होता है। ठीक है, कार्टून में तो हम लोगों को छोटा छोटा दिखाई देता है ना, लेकिन वास्तव में जो है वो बहुत बड़ा बड़ा है। जितना बड़ा आदमी उतना ही बड़ा होगा। नहीं, वो आदमी का जो कब्र होता था वो छोटा होता था, लेकिन उस पिरामिडों को बहुत बड़ा बड़ा बनाया गया है। कभी जाने का मौका मिलेगा तो जा करके देख के आना। हाँ, हम लेके जाएंगे एक दिन, हवाई जहाज खरीदेंगे। ठीक है, और वहाँ से
आप लोगों को लेके जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि इनमें से कई पिरामिड राज्य के समाधान थे जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। देखिए पिरामिड के बारे में यदि बात करें तो कुछ राज्य के पिरामिड थे, मतलब राजाओं का पिरामिड वगैरह था, और जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन संपत्ति को दफनाया गया था। ठीक है, ज़्यादातर राजा लोग मरते थे तो उनके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति होते थे, तो वो उस राजा के साथ ही क्या करते थे, बहुत सारा धन संपत्ति को दे देते थे, उनको दफना देते थे। वो दिखाने का प्रयास करता था कि हम राजा है और हमारे पास इतनी धन संपत्ति है। तो देखो मिस्र के लोगों का यदि बात करें ना, तो उन लोगों का मानना था कि लोग जब मर जाते हैं ना, मरने के बाद भी उन सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर जो है उन सभी चीज़ों को दफना दिया जाता था। हम लोगों को बताया जा रहा है हड़प्पा स्थलों से मिले समाधान में आमतौर पर मृतकों को गर्त में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतह पर ईंटों की चिकनी चिनाई की गई थी। क्या ये विधियाँ सामाजिक भिन्नता की ओर संकेत करती है? कहना कठिन है। देखिए जब हड़प्पा में खुदाई किया गया ना, तो हड़प्पा में खुदाई करने के पश्चात जो अवशेष वगैरह मिले या तो फिर जो शव वगैरह मिले, उनमें से कुछ शव जो थे ऐसे ही थे, लेकिन कुछ शवों को दफनाने के लिए क्या किया गया था कि ईंटों का चिनाई किया गया था। मतलब एक ईंटों का जो होता नहीं है, थोड़ा बहुत बॉक्स टाइप का बनाया गया था, और उसके बाद फिर जाकर के उसमें शवों को रखा गया था। तो इससे क्या हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें सामाजिक भिन्नता थी? यह ऐसा कहना कठिन है, और यही बात इतिहासकार भी कहते हैं कि ऐसा कहना कठिन है कि हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जब चिनाई की गई थी ईंटों की, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, कह रहा है कि कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं, जो संभवतः ऐसी मान्यता की ओर संकेत करता है कि जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्योपरांत प्रयोग किया जा सकता था। देखिए कह रहा है कि खुदाई जब किया तो कुछ में क्या हुआ था कि कुछ मृदभांड मिट्टियों के बर्तन वगैरह कुछ मिले थे, किसी में जो है कुछ आभूषण वगैरह मिले थे, और ऐसा दफनाने के पीछे कुछ ऐसा भी कारण रहा होगा कि हो सकता है कि वे लोग भी ये सोचते थे कि मरने के बाद जो इसका उपयोग करेंगे, और इसीलिए उन सभी को दफना दिया गया था उसके साथ। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रही है? आगे हम लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पर कि जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु, यहाँ तो बताया, उसके बाद कह रहा पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों में से आभूषण मिले हैं, चाहे औरत हो या फिर पुरुष हो। ठीक है, औरत और स्त्री दोनों एक ही होता है। ठीक है, औरत हो या पुरुष हो, ठीक है, दोनों के लिए जो है मतलब दोनों का खुदाई के दौरान जो है आभूषण मिला है। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों से एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। देखिए जब एक 1980 के समय खुदाई चल रहा था तो एक पुरुष का खोपड़ी मिला है। ठीक है, मतलब पूरा शरीर भी मिला होगा, तो खोपड़ी के सामने जो है कुछ चीज़ों को रखा गया था, जैसे कि शंख के 3 छल्ले। ठीक है, शंख के 3 छल्ले, छल्ले का मतलब यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि चपटा चपटा कुछ चीज़, ठीक है, जो टूट जाता है तो आप लोग देखते नहीं, पानी में फेंकने के लिए फेंकते हो तो देखते हैं ना, अलग अलग जगह कूद के जाता है, तो छल्ला कहलाता है उस टाइप का। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि जैस्पर, जो एक प्रकार का रत्न होता है, रत्न मतलब बहुमूल्य पत्थर होता है। ठीक है, या हीरे जवाहरात टाइप का। ठीक है ना, उसके बाद फिर कह रहा है कि मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनके के आभूषण मिले हैं, और सैकड़ों की संख्या में जो है सूक्ष्म मनकों का मतलब सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनके मतलब बहुमूल्य पत्थर ही होता है। ठीक है, तो उसके क्या मिले हैं, आभूषण मिला है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को कह रहा है कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, और कहीं कहीं पर क्या हुआ था कि जो मृतक था उन लोगों को क्या किया था कि तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया था। और परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने का विश्वास नहीं था। और कुल मिलाकर के यदि हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वे लोग जो है मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु को दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा मिस्र में क्या होते थे कि वो लोग सोना चांदी के जो सामान होते थे तो उन सभी को दफनाना पसंद करते थे, लेकिन हमारे हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, क्या किसी को दिक्कत है? ठीक, तो अगला हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है ना।